नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से लगातार चल रही होगी। मेरे द्वारा हिंदी की क्लास को लिया जा रहा है। मैं हिंदी आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। जितना भी हो सकता है सरल से सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको हिंदी नहीं आती हो, विश्वास मानिए, मेरे द्वारा इस पढ़ाए गए वीडियो को आप देखें और इससे आपको जरूर ही लाभ होगा। बशर्ते इसको पूरे ध्यान से देखना होगा, पूरे मन से देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, जरूर आपको फायदा होगा। अगर हिंदी में कहीं भी आपको समस्या होती है, मेरे द्वारा दी गई इस क्लास से आपको बहुत ही लाभ होगा। आइए हम आपको आज हमारी चौथी क्लास रही है ये। इसके पहले मैं 3 क्लास ले चुका हूँ, जिसके अंतर्गत पहली क्लास हमारी हिंदी भाषा का विकास था, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा का विकास पढ़ाया। दूसरा वर्णमाला था। तीसरी क्लास में हमने वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का की बात की और उसी स्वर से संबंधित आज हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन को पढ़ेंगे। तो ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है अ, दूसरा आ, तीसरा छोटी ई, चौथा री। तो इसमें से कौन सा नहीं है? अच्छा, ये प्रश्न पूछ रहा नहीं है। नहीं है जहां भी दिखे, मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूं, अगर प्रश्न में नहीं है तो जहां भी आपको दिखे इसे 2 से 3 बार आराम से बोला कीजिए। 2 से 3 बार इतना हाईलाइट कर दीजिए कि प्रश्न से पहले यही नहीं दिखे, यानी जो भी पूछ रहा है। क्योंकि अक्सर लोग गलती कर देते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते और फिर सही जो रहता है उसी को टिक कर देते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन ह्रस्व स्वर नहीं है। हमने आपको बताया ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, जिसके अंतर्गत अ, छोटी ई, बड़ा ऊ और री आता है। तो इसके अंतर्गत आ नहीं होगा, इसके अंतर्गत आ नहीं होगा, क्योंकि अ, ई, छोटी ऊ और री शामिल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर हमने बताया था कि यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, या 2 मात्रा का समय लगे, या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। दीर्घ स्वर का निर्माण कैसे होता है? दीर्घ स्वर का निर्माण 2 समान स्वरों के योग से होता है। 2 समान स्वर जब मिलते हैं उसे दीर्घ स्वर बनता है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? हमने बताया था 3 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यही 3 होते हैं। तो इसके 2 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से पहला विकल्प में तो 3 है, पहले विकल्प में तो 3 है, इसलिए ये सही हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा विकल्प है, अगर ये पहला विकल्प है 4, 3, 7, 5, तब हम 3 मानेंगे, 3 को टिक करेंगे, यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। लेकिन अगर ऐसा विकल्प दे दिया जाए जिसमें 9 हो, 8 हो, 10 हो, 7 हो, तब क्या लगाएंगे? बताइए आप। हमने आपको बताया था, जब इसका विभाजन हम कर रहे थे, स्वर का विभाजन जब हमने बताया था दीर्घ स्वर, तो इसके अंतर्गत हम 7 को टिक करेंगे। क्यों 7 को टिक करेंगे? क्योंकि जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर की संख्या जो 4 है, संयुक्त स्वर की संख्या जो 4 है, उसको भी जोड़ लिया जाता है। संयुक्त स्वर भी क्या होते हैं? ये 2 असमान स्वरों के योग से मिलकर बनते हैं। संयुक्त स्वर 2 असमान स्वर के योग से मिलकर जो बनते हैं उन्हीं को संयुक्त स्वर कहते हैं। तो संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ है, तो वो 4 और बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 दोनों मिला लेते हैं, यानी 4 और 3 मिला लेते हैं तो 7 हो जाते हैं। यही 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है? फिर आ गया नहीं जहां भी दिखे इसको ये 2 से 3 बार आराम से बोला कीजिए, यानी ये हाईलाइट हो जाए। ये प्रश्न में क्या हो जाना चाहिए? हाईलाइट हो जाना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि नहीं है। अब ये पूछ रहा है कौन संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर अभी हमने बताया ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 ही संयुक्त स्वर होते हैं। तो ए, ऐ, ओ, औ तो है नहीं ऑप्शन में, ऋ से ऋषि है, यानी यही हो जाएगा। ये क्या है? ये संयुक्त स्वर नहीं है। स्वर की संख्या कितनी है? हमने शुरू की जो दूसरी क्लास ली, यानी पहली में तो हमने हिंदी भाषा का इतिहास
आपको बताया, लेकिन जो दूसरी क्लास हमने वर्णमाला से लिया उसमें हमने बताया था कि स्वर की संख्या कितनी है, स्वर और व्यंजन की संख्या। व्यंजनों की संख्या तो 52 है, अंग्रेजी में व्यंजनों की संख्या 26 है, लेकिन हमारे हिंदी में व्यंजनों की संख्या 52 है। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या भैया हमने बताया था कि 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। 4 संयुक्त स्वर, 3 दीर्घ स्वर और 4 ह्रस्व स्वर, यानी 11 स्वर होते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होगी? वर्ण होगा कि शब्द होगा कि अक्षर होगा कि वाक्य होगा? हमने बताया था भाषा की जो सार्थक इकाई होती है, भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य होती है। लेकिन इस प्रश्न का ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो भाषा की जो सार्थक इकाई है, लेकिन ये कुछ भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या पूछ रहा है? भाषा के सबसे छोटी। अगर भाषा की सार्थक इकाई पूछता तो हम वाक्य लगा देते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो हमने बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। अक्षर भी नहीं होगा, क्योंकि अक्षर से भी छोटा वर्ण होता है। स्वर मिश्रित व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर मिश्रित व्यंजन किसे कहते हैं, इसे बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है। स्वर मिश्रित व्यंजन किसे कहते हैं? अ, आ, अंग, अह, छोटी ई, बड़ी ई या छोटा ऊ, बड़ा ऊ, किसे कहेंगे? आप सभी बताएं। स्वर मिश्रित व्यंजन अयोगवाह को कहते हैं। और हमने बताया था आपको अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह, अ माने नहीं, योग माने जुड़ना, यानी जो जुड़े नहीं फिर भी अर्थ को प्रदान करे, उसी को अयोगवाह कहते हैं। और उसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, अंग और अह। कौन आएगा भैया? अंग और अह। यही ऐसे 2 वर्ण हैं जो स्वर मिश्रित व्यंजन या इन्हीं को अयोगवाह व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। अंग को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण कहते हैं, और जबकि अह को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। ये हमने आपको बताया था। अच्छा, 2-3 महत्वपूर्ण और प्रश्न है। ए ऐ का उच्चारण स्थान, हमने आपको कल बताया था कि ए ऐ का उच्चारण स्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूपी बीएड के एग्जाम में पूछा गया, ए ऐ का उच्चारण स्थान। हम इसका क्या हो जाएगा? ए ऐ का, तो ए ऐ कैसे, ए का निर्माण कैसे हुआ है? ए का निर्माण जो हुआ है, यानी ए का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? अ और ई के मिलने से हुआ है। और ऐ का निर्माण जो है ये किससे हुआ है? अ और ए के मिलने से हुआ है। अ और ए के मिलने से हुआ है। तो अ का उच्चारण स्थान हमने बताया था कंठ होता है, अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। यानी इसका उच्चारण स्थान जो होगा वो तालु होगा, और अ का जो उच्चारण स्थान होगा ये कंठ होगा। ये क्या होगा? कंठ। यानी तो कंठ और तालु जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा भैया? कंठ तालव्य। यानी इसका इसका जवाब जो हो जाएगा कंठ तालव्य हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। ओ औ का उच्चारण स्थान, ये भी हमने बताया था। ओ औ का उच्चारण स्थान जो होता है, ओ और औ जो है ये बनते हैं अ और उ से। अ और उ से। अ बोला जाता है कंठ से, और उ बोला जाता है ओष्ठ से। ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठोष्ठ क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठोष्ठ हो जाएगा। री का उच्चारण स्थान बताइए। री भी हमने बताया था, तो री का उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धन्य होता है या मूर्धा होता है। री का उच्चारण मूर्धा होता है। मूर्धा हम किसे कहते हैं? मूर्धा हमने बताया था कल कि मुख की ऊपरी छत, यानी मुख में जो जीभ होता है, जीभ की जो ऊपरी छत होती है, ऊपरी छत का जो अगला भाग होता है वो मूर्धा होता है। मूर्धा, ट ठ ड ढ, ये सब मूर्धा है। जबकि मुख के भीतर की जो छत है, अगर उसका पिछला भाग की बात करेंगे तो वो तालव्य होता है, तालु होता है। कहते हैं ना तालु, तालु मतलब पीछे वाला हिस्सा। यानी मुंह के भीतर की जो ऊपरी छत है उसका पिछला भाग तालव्य होता है, और मुंह के भीतर की ऊपरी छत जो का अगला भाग जो होता है वो मूर्धा होता है। तो मूर्धा में आ जाएगा आपका री, और इसी में ट ठ ड ढ औड़ा भी आएगा। आगे हम आपको स्वर जब व्यंजन जब बताएंगे तो उसमें हम इसकी विधिवत चर्चा करेंगे। चलिए हम आप सभी को व्यंजन अब आगे पढ़ाते हैं। चलिए हम व्यंजन को बताते हैं। अब व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं।
व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। व्यंजन की अगर कुल संख्या पूछे, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन की संख्या पूछेगा तो व्यंजन की संख्या भैया कितनी है? 33। व्यंजन की संख्या 33। कुल वर्णों की संख्या 52, व्यंजन की संख्या 33, केवल व्यंजन की संख्या। स्वर की संख्या केवल 11। अच्छा, व्यंजन किसे कहेंगे? हमने बताया था कल स्वर के बारे में जब बताया था, तो स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जबकि व्यंजन जो है इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन जो है स्वरों के अधीन होते हैं। व्यंजन किसके अधीन होते हैं? यानी व्यंजन का उच्चारण स्वरों के अधीन होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों के अधीन होता है। इसका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, इसका उच्चारण स्वरों के अधीन होता है। अगर किसी व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया जाए, अगर किसी भी व्यंजन में से, यानी स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं व्यंजन, अगर किसी व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया जाए तो वे व्यंजन अपना आधा अर्थ रखते हैं। क्या रखते हैं? पूरा अर्थ नहीं रखेंगे। यानी अगर किसी व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया जाएगा तो वे व्यंजन अपना आधा अर्थ रखते हैं। आइए समझते हैं कैसे। जैसे क का निर्माण कैसे हुआ है? आधा क और अ से। आधा क इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क पे हलंत है। अगर क पे हलंत नहीं है तो ये पूरा क हो गया। अगर ये क पे हलंत लग गया तो आधा क। आधा क और अ के मिलने से ही, यानी आधा था ये और ये अ मिल गया तो ये पूरा हो गया, स्वर मिल गया। तो जब स्वर व्यंजन के साथ हो जाएगा तो व्यंजन का उच्चारण होगा। यानी ये पूरा व्यंजन नहीं, ये आधा व्यंजन है। जब इसमें स्वर मिलेगा तो ये पूरा व्यंजन क बन जाएगा। यानी क का निर्माण आधा क और अ के योग से होता है। यानी अगर हम क में से, यानी इस क में से, क व्यंजन में से अगर अ स्वर को निकाल दे तो ये अपना आधा अर्थ रखेगा, क खाली हलंत वाला बचेगा। उसी तरह से ख में से अगर हम स्वर को अ को निकाल देते हैं तो ये आधा ख बचेगा। और उसी तरह ग में से अगर हम स्वर अ को निकाल देते हैं तो ये आधा ग बचेगा। ये हो गया। अगर हम व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा व्यंजन मिलेगा? स्पर्श व्यंजन, या इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये क वर्ग से लेके प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी क से लेकर म तक वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 25। तो यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। क वर्ग में कौन आ जाएगा? क ख ग घ अंग। फिर उसके बाद च वर्ग आएगा, च छ ज झ ञ। फिर ट वर्ग आएगा, ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग आएगा, त थ द ध न। फिर प वर्ग आ जाएगा, प फ ब भ म। ये स्पर्श व्यंजन हो गए। म के बाद क्या आएगा? य र ल व। म के बाद य र ल व आएगा, और य र ल व को हम क्या करते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। क्या करते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। इसके अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, य र ल व। फिर उसके बाद व के बाद श श श ह, यानी ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, उष्म व्यंजन। इसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। छ त्र ज्ञ स्र। जैसे वहां पे संयुक्त स्वर था ए ऐ ओ और 2 असमान स्वरों के योग से संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है। अगर 2 असमान स्वर मिलेंगे तो संयुक्त स्वर बनेगा, अगर 2 असमान व्यंजन मिलेंगे तो संयुक्त व्यंजन मिलेगा। यहाँ पर इसी तरह से छ त्र ज्ञ स्र है, ये संयुक्त व्यंजन है 4। फिर उसके बाद आता है उच्छिष्ट, या इसी को उस्त्रिप भी कहते हैं, और या इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिष्ट कहते हैं या उस्त्रिप कहेंगे या द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी भैया? 2 है। कौन कौन है? ड के नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं ड़ बन जाता है, जैसे सड़क। और ढ के नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं, ढ से ढक्कन के नीचे, तो ढ हो जाता है जैसे कि पढ़ना। ड के नीचे बिंदी ढ सड़क, और ढ के नीचे बिंदी ढ पढ़ना। फिर हमने बताया था अयोगवा। हमने अयोगवा, ये अयोगवा वहां स्वर में भी आया था और यहाँ व्यंजन में भी आ रहा है। यानी चूंकि हमने बताया था इसका योग न तो स्वर के साथ होगा न ही व्यंजन के साथ होगा, लेकिन फिर भी ये अर्थ वहन करेगा, इसलिए इसे अयोगवा या इसे स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्वर मिश्रित व्यंजन। और इसकी संख्या कितनी है? 2 है, अंग और अह। अंग और अह।
हम संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन इसका निर्माण कैसे होता है, यानी संयुक्त व्यंजन जो है, ये देखते हैं। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ का निर्माण जो होता है आधा क और प्लस मूर्धन्य स से, आधा क और प्लस मूर्धन्य स से छ का निर्माण। त्र का जो निर्माण होता है आधा त प्लस र से, और ज्ञ का निर्माण होता है आधा ज प्लस ञ से, और स्र का निर्माण होता है आधा स प्लस र से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि छ का निर्माण कैसे होता है, आधा क प्लस मूर्धन्य स। त्र का निर्माण आधा त प्लस र, ज्ञ का निर्माण आधा ज प्लस ञ, और स्र से श्रमिक में जो स्र होता है उसका निर्माण तालव्य से और प्लस र से होता है। आइए हम देखते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान क्या है। अब हम आपको क से लेकर ज्ञ तक, क ख ग घ पूरा ज्ञ तक पढ़ाएंगे। हिंदी एकदम शुरुआत से चल रहा है, एकदम शुरू चल रहा है, और इसको ज्ञ तक पढ़ाएंगे, पूरा ज्ञानी बना देंगे हम आपको। आइए देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये च हो जाता है। आइए पहले क वर्ग देखते हैं। क वर्ग के अंतर्गत कौन आएगा, क ख ग घ अंग। क वर्ग के अंदर क ख ग घ अंग, और ये कहाँ से बोला जाता है, कंठ में, कंठ से, गला से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, कंठ व्यंजन, इसे कंठ व्यंजन पूछता है। कंठ व्यंजन कौन है, तो क वर्ग है। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ आएगा, और ये कहाँ से बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा, यानी तालव्य व्यंजन। हमने बताया मुंह के भीतर की ऊपरी छत का जो पिछला भाग होता है, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का ये पिछला वाला भाग, उसे तालु बोलते हैं, तालव्य व्यंजन। तो च, छ, ज, झ, ञ। इसी च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन यानी इसके उच्चारण में क्या होता है, संघर्ष करना होता है। च, छ, ज, झ, जो हमारे मुख से वायु निकलती है और घर्षण करके निकलती है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, तालव्य व्यंजन। फिर ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धा भी हमने बताया कि मुंह के भीतर की छत का जो अगला भाग होता है, ट, ठ, ड, ये आगे वाला जो दांत के जस्ट बगल में होता है उसे मूर्धा बोलते हैं। यानी मुंह के भीतर की छत का अगला भाग मूर्धन्य होता है, मूर्धा होता है, और उसी के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण, मूर्धन्य। और इसी मूर्धा को ही कठोर वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, या इसी को कट वर्ण भी कहते हैं। तो ट वर्ग कठोर वर्ण या कट वर्ण है, जबकि च वर्ग जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इसको बोलने में यानी च वर्ग का उच्चारण करने में हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो घर्षण करके निकलती है, इसलिए ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। जबकि ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण, ये मूर्धन्य व्यंजन है, या इसी को कठोर या कटवर्ण भी कहते हैं। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, ये हमारे दांत के सहारे से बोले जाते हैं, इसलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं भैया, दंत व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, हमारे दोनों होठ, यानी प वर्ग में प, फ, ब, भ, व, सॉरी प, फ, ब, भ, म, तो हमारे होठ दोनों क्या है, आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन, यानी होठ वाले व्यंजन है, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन जिसे अर्धस्वर भी कहते हैं, यानी प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसे अर्धस्वर कहते हैं, तो वो अंतः अस्त व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। अच्छा, य का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, तालु से हो रहा है। य देखिए, य कहेंगे, ये पीछे से होगा, तालु से, तालव्य। फिर र की बात करेंगे तो र मूर्धा से आगे आ रहा है, र मूर्धा से, मूर्धन्य, या इसी को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पूछता है ज्यादातर, अगर वर्णमाला से क्वेश्चन उठाएगा तो यही पूछेगा कि र कैसा है, र का उच्चारण स्थान क्या है, ये मूर्धन्य या लुंठित व्यंजन है। फिर ल भी बहुत महत्वपूर्ण है, ल से भी पूछता है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो ल का उच्चारण स्थान दंत या इसे पार्श्व व्यंजन भी कहते हैं। ल को दंत या पार्श्व व्यंजन कहते हैं। और जबकि व जो है वह दांत और होठ दोनों की सहायता, व दांत और होठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसे दंत्योष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो य को तालव्य बोलेंगे, र को मूर्धन्य या लुंठित, ल को दंत या पार्श्व, और व को दंतोष्ठ बोलेंगे। फिर इसी में एक और व्यंजन आता है उष्म संघर्षी व्यंजन। कौन सा आता है, उष्म संघर्षी व्यंजन, जिसके अंतर्गत श, श, स, ह। तो ये स जो होता है तालव्य होता है, तालव्य से है।
ये श जो है ये मूर्धन्य स है, और ये स जो है ये दंत स है, और ह का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब एक क्लास और हम लेंगे जिससे कि व्यंजन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई हैं उसको हम पढ़ाएंगे, और फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे, और इसके बाद हमारी वर्णमाला समाप्त हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।